बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो पहले आप सबसे माजरत कि मेरा ये वीलॉग आप थोड़ा सा लेट देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पाकिस्तान से बाहर ईद है और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर मुल्कों में ईद मनाई जा रही है। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं और कुछ और मुल्कों में, वहाँ पर ईद एक दिन बाद होगी, तो आप सबको आपकी चांद रात मुबारक हो। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर और कन्फ्यूजन ये फैलाई गई है या फैल गई है। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट ने एक खेल खेला है और एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है कि कुछ अमेरिका से ओवरसीज़ आए, उन्होंने आकर मुलाकातें की पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, और उन मुलाकातों के नतीजे में अगले 30 से 35 दिन में इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। और इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए, और वो चीज़ें ये हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ा डाउन किया जाए, जो करारदादें वगैरह अमेरिका के अंदर पेश हो रही हैं उनको रोका जाए, और जो एक मोमेंटम बना हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो मोमेंटम तोड़ा जाए, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है उसको भी डाउन किया जाए। अब ये एक्चुअली क्या है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मिला कौन कौन है? डॉक्टर उस्मान है और डॉक्टर मुनीर हैं, सायरा बिलाल साहिबा हैं। ये 3 डॉक्टर साहिबान हैं। और डॉक्टर उस्मान साहब से मेरी बात भी हुई है माजी में ख़बरों के हवाले से, और ये इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश भी की है। और डॉक्टर मुनीर भी ऐसी हैं, सायरा बिलाल साहिबा हैं। फिर कतर एयरलाइन की प्रवास से ये मुबैना तौर पे पाकिस्तान गए हैं। 2 अफराद मज़ीद थे इनके साथ जो मुलाकात में शामिल थे। उनमें से एक बिज़नेसमैन है जिनका नाम तनवीर साहब है, और ये आसिम मुनीर साहब से पहले मुलाकात भी कर चुके हैं जब आसिम मुनीर साहब अमेरिका तशरीफ़ ले गए थे। और इनके अलावा एक और नाम है, समी साहब हैं कोई, और ये बताया जाता है कि शायद इनका पहले पुराना ताल्लुक़ जो है वो इजाज़ुल हक साहब के साथ है। तो ये 5 लोग थे, यानी 2 आप समझ लें एक तरफ से थे या दोनों तरफ से थे 2 लोग, और 3 लोग वो थे वो डॉक्टर साहिबान जिन्होंने जाकर मुलाकात की है, जिनके बारे में ये तासुर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास था कि ये लोग फैसला साज हैं और ये चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो डेंट डाल सकते हैं, या वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं जो मुबैना तौर पे एक कोई डील या कोई एक मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है कि अब बात वाकई उस तरफ जा रही है। तो ये मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। इनमें एक शख्स ऐसा है जो एक मरतबा इमरान खान साहब को पहले मिला था जेल में जाकर। ये मुझे किसी ने बताया कि इनमें एक शख्स ऐसा है जो पहले इमरान खान साहब को जेल में जाकर मिला था। दूसरी मरतबा जब वो इमरान खान साहब को मिलने के गया, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने इसके लिए माहौल बनाया और पैगाम भेजा कि इमरान खान साहब वही बंदा आपको दोबारा मिलना चाहता है। तो खान साहब ने इससे मिलने से इनकार कर दिया था। तो इमरान खान साहब इनमें से एक शख्स ऐसा है जिस पे इमरान खान साहब को भरोसा नहीं है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट को बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि ये जो 5 ओवरसीज़ आए थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से पहले मिलते और तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ जाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग खुद से गए और जाके इन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं था और कोई गारंटी इन मुज़ाकरात की नहीं है। यानी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक सिंपल मुतालबा यह है कि आप टेम्परेचर को नीचे लेकर आएँ, दर्जा हरारत को कम करें, और इमरान खान के लिए हम आसानियाँ पैदा करते हैं। 30 से 35 दिन में इमरान खान बाहर आ जाएगा या 30 से 35 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये दावा उस तरफ से किया जा रहा है और ये ऑफ़र दी गई है एक तरह की। अब ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनको ये बिलीव है और इनको ये यकीन दिलाया गया है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर टेम्परेचर डाउन करना है तो उसका आसान तरीका मैं बता देता हूँ। ये वहाँ से जो 5 ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आसान तरीका यह है कि जितने लोग जबरी तौर पे लापता किए गए हैं, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए। जितने लोग गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किए गए हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाए। और कुछ ना किया जाए तो यास्मीन राशिद साहिबा की वो ज़मानत जो बनती है बतौर खातून होने के, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, कैंसर की वो पेशेंट है, तो यास्मीन राशिद साहिबा और मियाँ महमूद रशीद साहब, इन दोनों की आप बेल ले लें फ़ौरन। इन दोनों की बेल बनती भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल बनती है, उनकी भी बेल ले लें। ये लोग बाहर आ जाएं, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। इजाज़ुल हक साहब को कम से कम सेनेट में जाने दें, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, उसके ऊपर आप अमल दरामद करवा दें, तो इससे भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो टेम्परेचर डाउन अगर करना है तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, वो जब चाहे टेम्परेचर को डाउन कर ले। उमर चीमा साहब के दोनों कंधे फ्रीज हो रहे हैं। वजह यह है कि उनको नंगे फर्श पर सुलाया गया सर्दियों में,
और उनके कंधे जो है वो फ्रीज हो रहे हैं, वो बहुत शदीद तकलीफ में है। इसके बावजूद वो आदमी डटा हुआ है। आप उसको इलाज दे दें, इलाज की सहूलियात दे दें, उसको रिहाई दे दें, एजाज चौधरी साहब को सेनेट में आकर बात करने का मौका दे दें, और बहुत सारे लोग हैं। और इस सारे मामले में गारंटर कोई नहीं है। देखें, ऐसे नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया 5 ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उनको बड़ी अच्छी चाय पिलाई, खाना खिलाया, प्रोटोकॉल दिया, बड़ी इज्जत से और एहतराम से पेश आए, बड़े अच्छे अल्फाज में बातचीत की और उनको ये तासुर दिया कि इमरान खान बहुत बुरा है और हम बहुत अच्छे हैं, और इमरान खान को हटाना हमारी मजबूरी थी, हमने जो किया वो मुल्की मफाद में किया, लिहाजा अब जनाब हम चाह रहे हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, तो आप टेम्परेचर डाउन करें तो इमरान खान साहब को बाहर लाने का कोई बंदोबस्त करते हैं। ये एक ओवरऑल ये कहानी है। लेकिन इसमें गारंटर कौन है भाई? ये इस लेवल का मामला है कि इसमें आप तैयब उर्दगान को, मोहम्मद बिन सलमान को या किसी और मुल्क के किसी हुक्मरान को आप गारंटर के तौर पे रखेंगे ना, कि कल को आप डंडी ना मार सकें, कम से कम आप उस मुल्क के हुक्मरान को गारंटर के तौर पे रखेंगे जिस मुल्क से आपने कर्जा लिया हुआ है, तो तब जाके मामला तय होगा। और अगर सोशल मीडिया को डाउन करना है तो इमरान खान का जाके गोटा पकड़े, ओवरसीज पाकिस्तानियों को डाउन करना है तो इमरान खान का जाके गोटा पकड़े आप। देखिए, अमेरिका में जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई ना, वो पाक पैक है। ये बात आप याद रखिएगा। ये बहुत सारे लोग दावा करेंगे कि पाक पैक मेरे कंट्रोल में है, पाक पैक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, पाक पैक को मैं कंट्रोल करता हूं। ऐसा नहीं है। ये पाक पैक एक बड़ी ज़बरदस्त तंजीम है और ये बहुत पहले से काम कर रही है। इन्होंने बड़ी वर्किंग की हुई है। इमरान खान साहब के रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो उनको हटाया गया, तो पाकिस्तानियों की इसमें दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने जब एक्टिविटीज़ की तो वो दिखाई देना शुरू हो गई। ये बड़े सौखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं इनमें बहुत सारे, और इन लोगों ने बड़ी मौसर तरीन नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की, और इनकी लॉबिंग बड़ी तगड़ी है। तो पाक पैक क्या इन 4-5 लोगों के पूरी तरह कंट्रोल में है? तो इसका जवाब है जी, पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। क्या उनका इनके साथ ताल्लुक है? तो जवाब यह है कि जी उनका इनके साथ ताल्लुक है। अब क्या ये इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? तो इस पर मेरी जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि 10-15% का, अगर ये कामयाब भी हो गए तो ये 10-15% का इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कोई कामयाबी मिलेगी नहीं। और सोशल मीडिया के मैदान में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल अलग है, या जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अलग है। मैंने आपको बताया ना कि अब होना क्या है। अब ईद के बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा। बाकायदा नाम इकट्ठे किए गए हैं एक एक शहर से 100 के करीब लोगों के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ट्वीट करे या उसको रीट्वीट भी करे, वो बंदे भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। और आने वाले दिनों में उन सारे बंदों को उठाया जाएगा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे लोग बाद आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को ढूंढा जा रहा है कि यहां पे कौन कौन है, उसको हमने हरासा करना है। तो प्लानिंग तो पूरी है। एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें बैरूनी दबाव को कम करना है, और बैरूनी दबाव को कम करने के लिए पाक पैक को कम से कम मैनेज करना है। तो ये उसके लिए कोशिश थी। क्या एस्टेब्लिशमेंट इस कोशिश में कामयाब हुई? इनकी मुलाकात जो है वो DGISI से हुई है, और कुछ दीगर मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनसे भी इनकी मुलाकातें करवाई गई हैं, और बड़ा इनको प्रोटोकॉल मिला है। अब मामला यह है कि इनको 35 दिन का टाइम दिया गया था, एक हफ्ता उसमें से गुजर गया। एतवार को गालिबन इनकी मुलाकात हुई, तो फिर एक हफ्ता तो गुजर गया। अब बाकी रह गए पीछे 35 में से 28 दिन। इनको 30 से 35 दिन गए थे ना, तो अब आप 23 से 28 दिन आप लगा लें कि 23 से 28 दिन बाकी रह गए हैं। ये भी गुजर जाएंगे तो पता चल जाएगा। मामला यह है कि अगर उसके बाद भी इमरान खान साहब बाहर नहीं आते तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब ये किया क्यों जा रहा है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार यह है कि टाइम गेन करो। 30-35 दिन ये इनको घसीट के 2 महीने तक ले जाओ, उसके बाद 1-2 महीने और घसीट के ले जाओ। ये करारदाद जो है इसको गैर मुअस्सर करा लो, और कुछ ना कुछ करके आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी प्रेशर को कम कर दे, और पाकिस्तान के अंदर हैंडलिंग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर कर ले। अंदर बहुत सारे कंप्रोमाइज लोग पहले ही तैयार बैठे हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया खरीद भी रहे, एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बेच भी रहे, और मजलूम भी बने हुए हैं। नाज़रीन, एक चीज़ मुझे एक मेरे दोस्त ने बताई, और इसके ऊपर मैं तहकीक करूँगा। वो ये है कि कुछ सहाफ़ियों के लिए मसनूई मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि उनको इस कैटेगरी में लाकर खड़ा किया जाए जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, और कल को उन्हें इस्तेमाल भी किया जाएगा। अब पता नहीं ये इसके अंदर कितनी सदाकत है, लेकिन मुझे एक साहब ने ये बताया, तो क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मुझे उस वक्त खुटक गई। लेकिन उन्होंने जो 2-3-4 मुझे वाक़यात सुनाए ना, तो वो वाक़यात एक्चुअली रेलिवेंट थे इस सारे खेल के साथ। लेकिन चले, आने वाले दिन के जो हैं वो उनमें चीज़ें सामने आ जाएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसको अनाउंस किया शेख वकास अकरम साहब ने, और कामयाबी ये है कि रमज़ान की बाबरकत महीने में, जैसे वो लिख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि करम एजेंसी का 103 साला
पुराना मसला अल्लाह के फजल से हल होने की तरफ एक बड़ा कदम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की कोशिशों से जिरगे में दोनों फ्रीकैन के दरमियान जंगबंदी और रोड खुलवाने के लिए फैसले पर दस्तखत हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम में शिया और सुन्नी दोनों धड़ों की जानिब से तवील जंगबंदी और थल पारा चनार हाईवे को खोलने के लिए एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। दोनों धड़ों ने अपने इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए हल करने और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करने पर इत्तफाक किया है। ये मुआहदा भी उन्होंने साथ लगा दिया और उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए कि हम दोनों फ्रीकैन जो हैं वो ये मुआहदा कर रहे हैं, इसके अंदर ये चीज़ें होंगी और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानूनी कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्मवार कसूरवार करार दिए जाएंगे। तो बहरहाल ये अब एक मुआहदा हुआ है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। करम के अंदर अगर देखें बड़े लंबे अरसे से बदअमनी चल रही है, सब इसके लिए आवाज़ उठाते रहे। शिया सुन्नी फसाद हमें बिल्कुल भी इस मुल्क के अंदर सूट नहीं करता, होना भी नहीं चाहिए। तो हम सारे मुसलमान हैं और हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कुछ इख्तलाफात हमारे नज़रियात के हो सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क हो सकता है और हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन सारे पाकिस्तानी हैं, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट फ़िरक़ों से है, तो मिलजुल कर रहना चाहिए और इसके लिए उलमा इकराम काम करते रहते हैं। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कामयाबी है और ठीक बात है। नाज़रीन, जो ड्रोन हमला हुआ है उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो मौक़िफ़ आया, पहले बैरिस्टर सैफ, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान के तौर पे काम करते हैं, उनका मौक़िफ़ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस पर हुआ क्या, एक्चुअल वाक़या क्या है। बैरिस्टर साहब का ऐलान यह है कि मर्दान काटलंग में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में गैर मुसल्लह अफराद के मारे जाने का अफसोस है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करती है। बैरिस्टर सैफ का रद्दअमल, जाँबहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद और मुआवजा देने का ऐलान। ये हो गया नाज़रीन बैरिस्टर सैफ का रद्दअमल। इसके ऊपर जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट भी मैं आपको इसके ऊपर पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या कह रही है। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मर्दान काटलंग शमोज़ो में निहत्ते चरवाहों पर ड्रोन हमला करके रोज़े की हालत में 10 अफराद बशमूल बच्चे और ख़वातीन शहीद कर दिए गए, जो जुल्म व बर्बरियत की इंतहा है। इस बेईमाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। दुख की इस घड़ी में अहले खाना के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ये तफसीलात नहीं आई कि कौन से दहशतगर्द मारे गए। कुछ लोगों ने क्लेम किया कुछ नामों को लेकर, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से या ISPR की जानिब से अभी कोई कंफर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है कि कितने दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये ड्रोन हमला था, ये सब दावा कर रहे हैं और इसमें सिविलियंस की शहादतें हुई हैं, ये भी सारे दावा कर रहे हैं और रोज़े के आलम में हुई हैं। ये वो चरवाहे हैं जो पहाड़ों से उतरते हैं। मैंने आपको कहा ना कि उन इलाकों में लोग अपनी नकल मकानी करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नकल मकानी की हुई थी। ये सर्दियों में नीचे की तरफ चलते हैं और गर्मियों में ऊपर की तरफ चलते हैं। यानी इनका सिंपल रूट ये है कि सर्दियों में ये दरिया के पानी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये पुराना तरीका, सदियों पुराना, कि जब सर्दी आती है तो पानी जिस तरफ जा रहा होता है ना दरिया का, उस तरफ सर्दी कम होती चली जाती है। तो ये करते ये हैं कि जब सर्दी बढ़ती है इनके जिस्म को, इनको जब सर्दी लगती है, जब इनके पास तारीखें भी नहीं होती थी, तो ये पानी के साथ चलना शुरू कर देते थे। जैसे जैसे ये पानी के साथ आगे बढ़ते थे तो आगे सर्दी कम हो जाती थी, तो ये वहाँ पड़ाव करते थे, चरागाहें होती थी, जानवरों को खिलाते पिलाते थे और आगे बढ़ते जाते थे। जहाँ इन्हें गर्मी लगती है वहाँ ये पानी के बहाव के उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। तो ये दरियाए स्वात में, स्वात शहर के अंदर जो दरियाए स्वात है उसके किनारे किनारे ये पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और गर्मियों में ऊपर चढ़ते हैं, सर्दियों में नीचे उतरते हैं। अब इनके ऊपर चढ़ने का वक्त था, ये अटैक इनके ऊपर हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, और इसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। अब इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ क्या था, ज़रा समझें आप। इमरान खान ड्रोन हमले के खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं थे कि वो दहशतगर्दों को मारते हैं, ये तो दहशतगर्दों को तो मारना ठीक है काम। इमरान खान साहब के इसमें 2 मौक़िफ़ थे। एक ये था कि किसी भी गैर मुल्की को कभी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन पर वो ऑपरेशन करे। यानी कोई भी गैर मुल्की तैयारा या ड्रोन या फौजी या कोई भी, वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। यहां रिट ऑफ द गवर्नमेंट हमारी होगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ड्रोन हमले के अंदर अक्सर बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस भी आपकी हो तो ड्रोन हमले में अक्सर कोलेटरल डैमेज हो जाता है। कोलेटरल डैमेज कहते हैं कि आम लोगों की शहादतें हो जाती हैं या दहशतगर्द की जगह आम लोग मारे जाते हैं, क्योंकि आप फिजा में है ना, बहुत ऊपर है, आपकी इंफॉर्मेशन खराब हो सकती है, आपका टारगेट जो है वो
मिस हो सकता है, कुछ 100 चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो बादों का दहशतगर्द हैं ये कवर लेते हैं पब्लिक का, तो ये वहाँ पे जब अटैक करते हैं तो पब्लिक भी साथ शहीद हो जाती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने जाते जाते जो 2 ड्रोन हमले किए थे उसमें सिविलियंस मारे गए थे और बड़ी तादाद में मारे गए थे। एक दिन तो 10 के करीब बच्चे और खवातीन वगैरह मारे गए थे। जब काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ तो उसके गुस्से में अमेरिका ने फिर अगले 2 दिन ड्रोन हमले किए थे। उसमें सिविलियंस जो हैं वो अफगानिस्तान में शहीद हो गए थे। उस पर अफगानिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान ने और बहुत सारे लोगों ने इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया था कि ये ज्यादती है, अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए। तो ड्रोन हमले में सिविलियंस की शहादतें हो जाती हैं। इमरान खान साहब ये कहते थे उसके नतीजे में नफरत बढ़ती है और दहशतगर्दी बढ़ती है। और मेरा एक सवाल ये है कि क्या अब जो इलाका है मर्दान का, ये मर्दान का इलाका है ना, काटलंग, क्या वो भी इतना गैर महफूज है कि सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे जाके ऑपरेशन नहीं कर सकती? भाई अगर किसी बंदे को गिरफ्तार करना था तो सिक्योरिटी फोर्सेज चली जाती, वहां जाके ऑपरेशन कर लेती। इमरान रियाज को उठाने के लिए तो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो ये दहशतगर्द को पकड़ने के लिए पहाड़ों पे क्यों नहीं जा रहे थे? इनको जाना चाहिए था ना, जाके पहाड़ों पे चढ़ के ये उठा लेते, उन लोगों को, दहशतगर्दों को पकड़ लेते या उन्हें मार देते, सिविलियंस की जानें बच जाती। इससे हमें एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या मर्दान जैसा इलाका भी अब नो गो एरिया बन चुका है, जहां पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज, एजेंसियां ये वहां जाके कार्रवाई नहीं कर सकती और इनको ड्रोन की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ड्रोन को आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे जमीनी आपके पास एक्सेस ना हो, जहां पे आपकी रिट ऑफ द गवर्नमेंट ना हो। वरना जहां रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वहां पे तो आप जाके पकड़ देते हैं बंदे को। तो जैसे लाहौर है, लाहौर में जितने मर्जी दहशतगर्द हो किसी जगह पे, या इस्लामाबाद में, वहां ड्रोन हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मर्दान में किया जा रहा है तो याद रखें मर्दान का फासला इस्लामाबाद से 1.5 घंटे का है। तो इस्लामाबाद से 1.5 घंटे, 1.25 घंटे के फासले के ऊपर इस वक्त ऐसे दहशतगर्द मौजूद थे जिन पे ड्रोन अटैक करना पड़ा, क्योंकि उन तक एक्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं थी। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि हमारी इस वक्त रियासत जो है वो कितने खतरे में है और हालात क्या है। नादरीन, अगली खबर जो है वो अख्तर मेंगल साहब के हवाले से है। उन्होंने कहा जी कि रास्ता खुलने तक लकपास के मकाम पर हम अपना धरना जारी रखेंगे। अब ईद आ रही है, इसके बावजूद लोग वहाँ पे बैठे हैं। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ख़वातीन की रिहाई है, ईद के मौके पर सारी ख़वातीन को रिहा करना चाहिए और जबरी गुमशुदगियों पर बैठ के इनके साथ बातचीत करें। आप इनको मारते जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा? यही आपने किया भुट्टी साहब के साथ। जो अकबर भुट्टी के साथ हुआ उसका खुमियाजा आज भी बलूचिस्तान भुगत रहा है और पाकिस्तान भुगत रहा है। तो यही अगर आप सबके साथ करेंगे, हर लीडर के साथ ये करेंगे, तो पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का भला नहीं होगा। अख्तर मेंगल साहब के वहाँ पे खुद कुछ धमाका हुआ है। अंदाज़ा करें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी उसकी मजम्मत कर रहे हैं, जिसकी हुकूमत है बिलावल जरदारी वो भी मजम्मत कर रहे हैं, सारी जमातें मजम्मत कर रही हैं, लेकिन उनको रास्ता खोल कर नहीं दे रहे कि वो कोयटा में आके एहतजाज कर सकें पुरअमन तरीके से। और उनको लकपास पे रोका हुआ है, वो भी वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा ये रास्ता बंद है, फिर अब अगर हम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते तो आप भी यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। और अब इसके बाद जो है वो परली तरफ से अगर रास्ता बंद होता है तो कोयटा बीच में। तो ये अजीबोगरीब सिचुएशन जो है वो हुकूमत ने पैदा कर दी है। वहाँ जो है वो एक धरना गवादर में भी जारी है, धमाकों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। अब ये मजम्मत तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों जमहूरी नहीं है। अगर ये जमहूरी होते तो जमहूरी तरीके से आने वालों को खुद कुछ हमलों से बचाते और उनको लेकर आते और लाकर कोयटा में उनको फैसिलिटेट करते, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते और उनके साथ बैठकर मुतालबात उनके सुनते। लेकिन ये वो करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने ये कहा है कुछ थोड़ा बहुत कि अब हम मुज़ाकरात करेंगे। दबाव क्योंकि बढ़ रहा है, ये ख़वातीन को ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ना पड़ेगा। नाज़रीन, एक दावा और भी किया गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि अगर अमेरिका में किसी किस्म की करारदाद आ जाती है या पास हो जाती है तो इस सूरत में सारे पाकिस्तानी जो हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ और जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, इससे पहले भी करारदाद आई थी अमेरिका में, आपको याद होगा, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक करारदाद पहले भी आ चुकी है। उस करारदाद के ऊपर तो कोई पाकिस्तानी जाकर पाकिस्तान के इदारों के साथ या जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हुआ। उस करारदाद पे तो इनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा? भारी अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर हुई थी और अब ये दावा कर रहे हैं कि ये भी करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया कि हम ये कंट्रोल कर लेंगे और इसी सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट मुलाकातें डाल रही है। अब देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। नाज़रीन, एक नया बयानिया आया है और बयानिया ये आया है और ये दिया गया काले चैनल के ऊपर कि जी जाफर ट्रेन का सारा मंसूबा इमरान खान को छुड़वाने के लिए जमायमा खान ने बनवाया था। अब कहानी ये सुनाई गई, इसके अंदर जमायमा खान भी बैठी हैं, इसके अंदर जो है वो एक एजेंसी है बरतानिया की वो भी बैठी है
इसके अंदर कोई इंडिया की एजेंसी है रॉ वो भी बैठी है, इसके अंदर कोई यहूदी हैं एजेंट वो भी बैठे हैं, इसके अंदर कोई गैर मुल्की दुश्मन है वो भी बैठे हैं। और उसमें जनाब जमैमा खान वगैरह ने पैसा खर्च किया और उन्होंने कहा जी इमरान खान को बाहर निकालने के सारे रास्ते बंद हैं, लिहाजा जनाब अब हमें जाफर एक्सप्रेस को जो है वो फौरी तौर पे करना चाहिए, अगवा पूरी ट्रेन को हाईजैक करके फिर इमरान खान को बाहर निकालेंगे इस तरीके से। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग पागल हो गए हैं, ये दीवाने हो गए। ये 9 मई भी डाल दें जमैमा खान पे और 26 नवंबर भी डाल दें जमैमा खान पे, बल्कि 9/11 भी डाल दो जमैमा खान पे, सेकंड वर्ल्ड वार भी डाल दो इमरान खान और जमैमा खान पे। ये इनका बस चले ना तो ये सारा कुछ ही इमरान खान और जमैमा खान पे डाल दें। जो दुनिया में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो अटैक्स हुए वो भी इमरान खान पे डाल दें, शायद इनकी ऐसे तसल्ली हो जाए। नाज़रीन, दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाने के हवाले से जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट दिया है और बड़ी क्लियर उन्होंने बात की, वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का ये इरादा था रीसेटलमेंट करने का, कि दहशतगर्दों को लाएं यहाँ पे बसाएं। तो कई बार ये हम वजाहत दे चुके हैं हमारी पार्टी कि उनकी टीटीपी पर उनका एक प्रपोजल था कि उनको ला के बसाया जाए। मुराद सईद ने उसकी मुखालफत की थी। इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि मकामी लोगों को एतमाद में लेंगे फिर फैसला करेंगे, और उसके बाद हमारी हुकूमत हटा दी गई तो फिर हम कैसे ला सकते हैं दहशतगर्दों को वापस। ये दहशतगर्द राणा सनाउल्लाह जब वजीर दाखिला थे और ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा थे, बिलावल सरदारी वजीर खारजा थे, शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, जनरल नदीम अंजुम DG/ISI थे। उस दौर में ये दहशतगर्द पाकिस्तान में आकर बसना शुरू हुए और 2023 के एंड तक ये पाकिस्तान में आते रहे। अब आप कारनामे चेक कर लें जो इस वक्त इस मुल्क में हो रहे हैं, और डाला जाता है इमरान खान के खाते में। ऐसे थोड़ी है हलवा है, जो मर्जी आप बयानियां बना लें, जिस तरह मर्जी आप चीज़ चला लें। यहाँ पे हकायक बताने वाले लोग भी बैठे हैं और वो हकायक बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी वंस अगेन पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को चांद रात मुबारक। दुआ करें कि ईद वैसे अपने देश में ही होती है, और वही ईद होती है जो आपके अंदर से खुशी लेकर आती है। मैं यह गया था बाहर देखने के लिए, पाकिस्तान में जो ईद है वो पाकिस्तान में ही है। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।